तो हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक मैथ्स एंड लॉ। ओके, बेसिक मैथ्स एंड लॉ। बेसिक मैथ्स में वो सभी टॉपिक्स आपके रहेंगे जो आप पढ़ चुके हैं, बट उसके उन टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है जो जेईई में पूछे जाते हैं। जैसे आप एचसीएफ भी पढ़े, एलसीएम भी पढ़े, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़े, फैक्टर थ्योरम भी पढ़े, याद आ रहा है? ये सब चीजें पढ़े आप लोग। लेकिन अब इन सभी टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन हम लोगों को लगाने हैं वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स में। और लॉग तो अपने आप में एक अलग टॉपिक ही है पूरा। ओके, तो बेसिक मैथ स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लीजिए आप लोग। और इसमें सबसे पहला जो हम लोग का हेडिंग रहेगा वो रहेगा कंटिन्यू सम एंड प्रोडक्ट। कंटिन्यू सम एंड प्रोडक्ट। आराम से पढ़ना है तो कोई भी ऐसी चीज जो ना समझ में आए जरूर पूछिए। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे आप लोगों को उसमें दो काम करेंगे। सबसे पहला रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे और उसके बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके 3 लेवल में आपको हम क्वेश्चन लेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिससे आप लोग उसको प्रैक्टिस भी कर सकते। तो कॉन्टिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट क्या है पहले जान जाते हैं। देखिए, कॉन्टिन्यूड सम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं समेशन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समेशन से। अगर यहाँ पे समेशन ए के लिखा है और के 1 to n तक, तो इसका मीनिंग क्या है? कोई बताना चाहेगा? हाँ बताइए सर। ए के हम तब तक ऐड करेंगे जब तक के का n टाइम ना। वेरी गुड, बढ़ जाइए। यहाँ पे k इक्वल टू 1 से n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन अप टू an तक। an तक हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ऐड कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूड सम। ओके, और कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ये जो पाई आप लोग 22/7 लिखते हैं उसको स्मॉल पाई बोलते हैं, इसको कैपिटल पाई बोल सकते हैं। इसको मतलब प्रोडक्ट का सिंबल है। जैसे अगर आप लोग इंग्लिश अल्फाबेट ABCD पढ़े, 16th लेटर क्या आता है इसका? ABCD का 16th लेटर P। तो ग्रीक वर्ड में, ग्रीक अल्फाबेट में 16 लेटर आप देखेंगे तो पाई आता है। तो P से प्रोडक्ट 16 लेटर वहां का उठा लिया गया, क्या? पाई। तो पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट को। अब जैसे अगर यहाँ पे हम लिखे हैं a के और k इक्वल टू 1 से n, ओके, तो अब इसको क्या लिखेंगे? a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 अप टू an। P से प्रोडक्ट, P से प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई करना। तो एक सिंबल बना दिया गया, जैसे उसके 16 प्लेस पे P था तो उसके 16 प्लेस पे ये ग्रीक अल्फाबेट। अगर अब आप हमें 2 क्वेश्चन का पहले तो आंसर दीजिए। पहला कि समेशन ए के इक्वल टू 1 to n की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन प्रोडक्ट के इक्वल टू 1 से n ए का वैल्यू। ये बताइए, ये आपके सामने 2 क्वेश्चन है। समेशन ए ओवर के इक्वल टू 1 to n की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा पाई ओवर के इक्वल टू 1 to n ए की वैल्यू क्या होगी। अब आप कहेंगे, हाँ बताइए, पर बताइए के। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो के है ही नहीं, अब हम के की वैल्यू पुट कहाँ करें? के की वैल्यू 1 से लेके n तक हम लोग रखे कहाँ सर? आपको यहाँ के था तो 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, n तक गए। बट यहाँ पे तो के है ही नहीं। तो जब के है ही नहीं तो आप वैल्यू तो पुट करेंगे नहीं, तो a को ही आप लोग क्या करेंगे? n टाइम्स तक ऐड कर देंगे।
ए को ही आप लोग क्या करेंगे n टाइम्स तक ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा a प्लस a अप टू हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार ऐड करेंगे n टाइम्स, अप टू n टाइम्स। और अच्छा बताओ भाई, अगर a को 2 टाइम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो अगर n टाइम ऐड किए तो n a, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई n a। अब सिमिलरली a को k तो लिखा नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे n टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा a इंटू a अप टू हाउ मेनी टाइम, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू द पावर n। क्लियर है, ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आया कंट्रीब्यूट सम एंड प्रोडक्ट का। अब इसी के बेस प्रॉपर्टीज भी 2-3 प्रॉपर्टी है, तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। ये आपको हर एक चैप्टर का एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। समझ गए होंगे, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज का। ओके, देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम आपसे बोलें कि समेशन a k प्लस b k है और k इज इक्वल टू 1 से n, ओके, समेशन a k प्लस b k एंड k इज इक्वल टू 1 टू n है, तो क्या ये समेशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? मतलब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन a k इज इक्वल टू 1 टू n प्लस समेशन b k इज इक्वल टू 1 टू, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसको प्रूफ की बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 प्लस a3 प्लस b3 प्लस an प्लस bn। अब यहाँ सब प्लस में है तो इसको हम a1 प्लस a2, a वाले को एक साथ लिख लिए, प्लस b1 b2 bn, b वाले को एक साथ लिख लिए। तो आप सोचो कि a1 से लेके an तक को क्या हम समेशन a k ओवर k इक्वल टू 1 टू n नहीं लिख सकते? और सिमिलरली समेशन b k ओवर k इक्वल टू 1 टू n लिख दिए। तो समेशन, ये प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो समेशन है वो ओवर एडिशन एंड सिमिलरली सबट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर समेशन लगा है तो प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, लेकिन अब बात करनी है क्या ये मल्टीप्लाई और डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके बारे में आप सोच के बताइए। बताइए, जैसे हम लिख दिए समेशन a k इंटू बी के और k इक्वल टू 1 से n, ओके, तो क्या ये समेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? बोलिए, ये समेशन इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब a k और समेशन b k ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये देख लेते हैं, खुद ही पता लग जाएगा। 1 से n तक रखा जाए तो रखेंगे तो क्या आएगा, a1 b1 a2 b2 an bn। क्या हम इसमें a1, अब इसमें से a1 a2 निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। जब a1 a2 an निकाल नहीं सकते तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाए? अब बताओ, क्या ये मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो क्या डिवाइड में होगा? डिवाइड में भी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ की प्रॉपर्टी क्या देखे कि जो कॉन्टिन्यूस सम है वो प्लस पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ओके, और सिमिलरली हम लोग कंटिन्यू प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है,
कॉन्टिन्यूड हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी देख सकते हैं, आपसे बात हो ही गया है उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक मैथ्स की टॉपिक है, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। सोचो अभी तुम लोग देखो तो क्या छोटा छोटा कहाँ से जेई में क्वेश्चन पूछे गए, एलसीएम एचसीएफ तक क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो नंबर सिस्टम में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग ये जानते ही हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन, सबसे बड़ा नंबर कौन, जिसके नीचे सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी गुड। सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो पूरा एक चैप्टर ही है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बस जान जाना है कि हाँ ये भी कोई एक नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई बता दे, बता दीजिए आप। हाँ वेरी गुड, बैठ जाइए। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसके दो पार्ट होते हैं, पहला रियल एंड सेकेंड इमेजिनरी। ठीक, रियल क्या है, जिसका स्क्वायर कर दो तो पॉजिटिव आ जाए या तो जीरो आ जाए, और ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर कर दो तो निगेटिव आ जाए, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे अंडर रूट में -1, अब रूट का -1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, तो वो क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। अब रियल के भी दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से, रेशनल एंड रेशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और इरेशनल को क्यू डैश से। अब रेशनल के कितने पार्ट, इंटीजर और नॉट इंटीजर, या तो इंटीजर हो या तो नॉट। इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं या तो जेड से, इंटीजर को आई से, एकदम नहीं, रेशनल को क्यू से रिप्रेजेंट किए, आर से हम लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते, ओके। बात समझ में आ रहा है, फिर से सुनिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट, रियल एंड, फिर रियल के कितने पार्ट, क्यू एंड क्यू डैश, रेशनल और इरेशनल। और यहाँ पे रेशनल क्या आ गया, रेशनल में भी देखिए एक इंटीजर हो गया और एक हो गया या तो पॉजिटिव इंटीजर या तो निगेटिव इंटीजर या तो जीरो, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर या तो जीरो। अब आपके पास जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब क्या होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे नेचुरल नंबर, इसमें कहीं तुम लोग को नेचुरल नंबर दिख रहा है क्या, आई, वेरी गुड। ये पॉजिटिव इंटीजर को तो क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। एकदम हम बेसिक से चल रहे हैं, ये आप मतलब आप एक एक पॉइंट नोट करिए, ये नहीं कि हाँ ये अभी आप देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन हम लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कितना बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहीं आपको होल नंबर दिख रहा है क्या, yes, एकदम। अगर ये इससे कंबाइंड हो जाएगा तो होल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनसे हटके कुछ आगे। अब इनके अंदर के जो नंबर है, जैसे तीन चीजों को पहले हम बात कर लें, प्राइम नंबर, फिर इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, फिर ट्विन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर सबको पता, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर बता दीजिए, 2, मतलब ऐसा जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, वो खुद हो और 1 हो। को प्राइम कौन बताएगा, हाथ उठाइए, बताइए। ठीक है, ऐसा है कि वेरी गुड, बैठिए। 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is 1. लिख लीजिए, 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is 1.
कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है उसको हम लोग को प्राइम बोल लेंगे। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है उसको हम लोग को प्राइम बोलेंगे। एग्जाम्पल 5 हो गया और 9 हो गया। बोलो 5 और 9 का HCF कितना? 1। 5 और 9 में कुछ कॉमन है क्या? हाँ, प्राइम होना जरूरी नहीं है। अगर दोनों नंबर प्राइम हो गए तो वो ट्विन प्राइम हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। को प्राइम कहता है कि प्राइम दोनों हो, ये जरूरी दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ट्विन प्राइम कहता है कि दोनों नंबर जो लिखिए वो प्राइम हो। अब दो प्राइम लिखोगे तो HCF ऑलवेज भी 1। अगर दो प्राइम हम लिखते हैं तो दोनों का क्या होगा? HCF 1 होगा। जी, दोनों का HCF क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग का जो अगला, अच्छा एक चीज चलो बता दो। हाँ ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं HCF और LCM पे। ठीक है, चलिए हेडिंग लिख लीजिए HCF। नाम से क्लियर है, फुल फॉर्म सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF लिख लीजिए। इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन any two or more, any two or more than two numbers. It is the highest common factor between any two or more than two numbers. दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, टू नंबर्स। ठीक है, सिंपल सा बात। इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछ दिए HCF आप लोग को बताइए x और x स्क्वायर का, क्या बताएंगे? दोनों में जो कॉमन, ठीक है, यहाँ पे इसका अगर इसी में हम बात कर रहे हैं LCM का डिफिनेशन भी आप लोग लिख लेंगे उसी तरह। अगर हम बात करें x और x स्क्वायर, x क्या होगा? x स्क्वायर होगा कि x क्यूब होगा? x स्क्वायर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, बेसिक डिफरेंस अब जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको हम 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे जो यही पूछा है LCM और HCF के। आप पहले बेसिक डिफरेंस समझिए। HCF और LCM का बेसिक डिफरेंस क्या है? HCF जो आता है वो दोनों नंबर को, जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखे नंबर्स में तो हो सकता है आपको समझ में। जैसे हम 2 और 4 का HCF क्या है? 2। और 2 और 4 का LCM क्या है? 4। क्या अंतर समझ में आता है कि जो HCF, हाँ यहाँ पे समझिएगा, यहाँ देखिए कुछ मेन बातें आपको इसी से कंक्लूड करनी है। देखिए पहली बात, जो HCF आया है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, और जो LCM आया उसको दोनों नंबर्स डिवाइड करेगा। ठीक है, ये अंतर, बेसिक अंतर समझ में आ रहा है क्या? इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस में। HCF जो आएगा वो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, और LCM जो आ रहा है उसको दोनों नंबर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी बात कि HCF आप किसी का भी निकाल लें वो LCM से छोटा हो। एकदम इंपॉर्टेंट बात लिखिए, पॉइंट बना के जो हम बोलते हैं उसको जरूर लिखिए, पॉइंट नोट लिखिए। मतलब HCF इज ऑलवेज ग्रेटर देन LCM। सेम नंबर का अगर हम HCF ले लें और सेम नंबर का अगर हम लोग LCM ले लें तो HCF जो होगा वो LCM से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात हमें ये बताइए आप कि अगर ये पढ़े होंगे आप लोग
HCF और LCM का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है कि नहीं? बोलिए। अगर ये HCF और 4 2 8 किए तो ये दोनों नंबर भी तो 8 आ रहा है, पक्का? ये कहानी समझ में आ रहा है? ये लिख लीजिए दूसरा पॉइंट। आपको हम एक एक स्टेप ऊपर चढ़ाएंगे। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए और उसका जवाब आप लोग हमें दीजिए। लिखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ two numbers whose find the product of two number whose HCF is 25 HCF is 25 and LCM is 5। आंसर बताइए। 100 कितना? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो आपको ये सिखाने जा रहा है कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। आप सभी लोगों का आंसर गलत है। ये पहला आपको ये सिखा रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक में भी क्या देखना है, क्या सीखना है। यहाँ पे HCF ग्रेटर देन LCM हो गया, तो ऐसा कोई दो नंबर मिलेगा ही नहीं जिसका HCF और LCM ये हो। आंसर लिखिए, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन में HCF ग्रेटर देन दे दिया LCM से और आप लोग ये फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई कर दिए। सबसे पहला तो ये देखना है कि HCF छोटा है कि नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो ऐसा दो नंबर पॉसिबल ही नहीं होगा जो गिवन कंडीशन को फुलफिल कर दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स whose HCF is 4 and LCM is 24। HCF is 4 and LCM is 24। Answer 96। अब मतलब ये क्वेश्चन सिखा रहा है कि हर क्वेश्चन नहीं सोचने लगना है भाई। ये तो ठीक है ना, जो मतलब कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ठीक है। ये नहीं मान लेना कि ये इजी क्वेश्चन है तो कुछ तो बात होगा दया, ये बात नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी तो देखिए आपको HCF LCM हम किस लेवल तक सिखा रहे हैं, देखिए। अब अगर आपसे ये तो सिंपल हुआ, मतलब सिंगल डिजिट का पूछा, अभी एक्सप्रेशन का भी बात करेंगे। अगर आपसे फ्रैक्शन का HCF और LCM पूछ दे, जैसे 2/3 4/7 एंड सपोज 3/8 कर ले रहे हैं या 3/7 ही बने थे, तो चलिए इसका HCF पूछ दिया और इसी का LCM भी पूछ दिया। मान लो एकदम बेसिक मैथ है। देखो अभी फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम तक हम जाएंगे जो कि क्लास 9 का टॉपिक है। देखना कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनाया गया उससे। बताइए इसका आंसर बताइए। ऐसा देखिए ऐसा ऐसे फ्रैक्शन का आंसर बताइए क्या है, बताइए। हाँ बताइए, देखिए सुनिए हम बता देते हैं आपको, फिर से बता देते हैं। आप लोग एज ए फॉर्मूला इसको नोट करिए। देखिए अगर आपसे कोई पूछे HCF, सपोज A/B B/C या कुछ भी P/Q R/S ऐसा कुछ पूछ दे, 3 फ्रैक्शन रहे 4 फ्रैक्शन रहे जितना भी है, अगर HCF पूछता है तो न्यूमरेटर का HCF निकाल लीजिए।
और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना। और अगर एलसीएम पूछता है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएम। लिख लीजिए एकदम पॉइंट एकदम नोट पे। दूसरा पॉइंट, तो यहाँ इसका आंसर आप बता दोगे भाई, इसका आंसर बताओ। 2 4 3 का एचसीएम और 3 7 7 का एलसीएम। तो 2 4 3 का एलसीएम 1, कुछ कॉमन नहीं है, और 3 7 7 का एलसीएम 21। तो फाइनल आंसर 1/, और एलसीएम पूछ दिया तो एलसीएम किसका निकालेंगे और एचसीएफ नहीं समझ में आया। तो 2 4 3 का एलसीएम बताओ, पक्का लिख दे, और एचसीएफ बताओ। एचसीएफ 1 कॉमन था, 12/1 मामला बना, सही है। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम निकालने आ गया। ये फॉर्मूला जरूर लिखो। एचसीएफ अगर पूछे तो पहले एचसीएफ फिर एलसीएम, और एलसीएम अगर पूछ दे तो पहले एलसीएम फिर डिनोमिनेटर का एचसीएम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, मतलब नोट ही है लेकिन एक हेडिंग पे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एलसीएम। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एलसीएम। आराम से सीखते चलिए, लिखते चलिए, और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे, आप लोग लगाइएगा, पूछिए। देखिए 3 बातें पहले एलसीएम के बारे में और जानने लायक, 3 बातें और हम लोग सीखेंगे। अगर आपसे एलसीएम पूछ दिया रैशनल और रैशनल, तो ये पॉसिबल, ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। रैशनल रैशनल कभी फाइंड कर ही जाए तो 2 4 का एलसीएम होगा, तो दिस इज पॉसिबल। और आपसे एलसीएम अगर पूछ दिया रैशनल एंड इररेशनल, फिर नॉट पॉसिबल। एलसीएम जो है रैशनल और इररेशनल का पॉसिबल ही नहीं है। रैशनल वैल्यू जैसे √2 की वैल्यू पॉइंट में आगे जाती ही रहती है ना, जब वैल्यू नहीं फिक्स है तब तो कैसे चलता है ना। अब कितना क्वेश्चन लेंगे इसे बताएं। और दूसरा सुनो, अरे थर्ड पॉइंट, एलसीएम अगर आपसे पूछ दे रैशनल रैशनल हो गया, रैशनल इररेशनल हो गया, यहाँ क्या आने वाला है इररेशनल इररेशनल। तो अगर एलसीएम आपसे पूछ दिया इररेशनल और इररेशनल का, तो ये पॉसिबल भी होता है, नॉट पॉसिबल भी होता है। पॉसिबल नॉट पॉसिबल भी होगा और पॉसिबल भी होगा। तो नॉट पॉसिबल होगा अनलाइक टर्म के लिए, अनलाइक टर्म के लिए नॉट पॉसिबल होगा। लिख लीजिए, तो इस पर क्वेश्चन हम कराते हैं। रैशनल इररेशनल एलसीएम नॉट पॉसिबल, इररेशनल इररेशनल बस ऐसे लिखिए, नॉट पॉसिबल फॉर अनलाइक टर्म, मतलब ये अपने आप में बता रहा है कि पॉसिबल फॉर लाइक टर्म। ठीक है, भाई एक ही सेंटेंस के 2 मीनिंग होते हैं, एक जो दिखा है और दूसरा हिडन मीनिंग।
चलिए अगर अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर हम आपसे बोल दें इसका एलसीएम देखो, बताओ क्या नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम बच्चे रूट 6 बताएंगे, लेकिन दोनों क्या है, इर्रेशनल। दोनों क्या है, इर्रेशनल। रूट 2 और रूट 6, इसका रूट 6 एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम में अगर दोनों इर्रेशनल हो जाए तो चेक करिए कि लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। तो ये कैसे टर्म है, अनलाइक टर्म है, तो इसका एलसीएम नॉट पॉसिबल। लेकिन अच्छा पाई क्या है, पाई इरेशनल की इरेशनल, पाई पाई इरेशनल है, 22/7 इरेशनल है, पाई क्या है, इरेशनल। तो अब सुनो, अगर हम आपसे बोल दें कि हमें पाई कॉमा 2 पाई, इसका बताओ एलसीएम। ये पॉसिबल है, दोनों क्या है, इरेशनल, दोनों क्या है, और दोनों लाइक है कि अनलाइक, लाइक है। लाइक टर्म कैसे पता लगता है, अरे जुड़ने में जुड़ जाए, पाई टू पाई ऐड कर दो 3 पाई आएगा, रूट 2 में रूट से जुड़ेगा क्या, लाइक टर्म। तो पाई टू पाई क्या है, लाइक टर्म है, तो इसका एलसीएम निकलेगा। तो इसका एलसीएम तुम लोग 2 पाई बताओगे, बात समझ में आएगी एकदम। सबसे इम्पोर्टेंट एलसीएम का एक कंडीशन होता है, इस कंडीशन को देखो, जब तुम लोग एलसीएम पढ़ेंगे तो वहां नहीं बताया गया। एलसीएम का मेन कंडीशन जानते हो क्या होता है, सुनना। अगर किसी 2 नंबर का एलसीएम तुम निकाले, देख लो कितना हिडन इसमें बात है, ये इस लेवल तक हम लोग को हर टॉपिक में जाना है। अगर तुम दो नंबर का एलसीएम निकाले, सी आ रहा है, तो ये समझ लेना ये तभी पॉसिबल है अगर c/a और c/b, जैसे अगर एलसीएम तुम लोग निकाले 2 4 का कितना आएगा, तो 4/2 और 4/4 कैंसिल करने पे इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, yes, sir। तो अगर 2 नंबर का एलसीएम जो आया है, अगर उसमें दोनों से डिवाइड करोगे तो हमेशा इंटीजर आना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं आ रहा है तो उसका एलसीएम भी पॉसिबल है। जैसे रूट 2 और रूट 6, रूट 2 और रूट 6, अगर तुम रूट 6 लिख भी देते तो क्या रूट 6 को रूट 2 डिवाइड करता, तो इंटीजर आता, नहीं आता। तो एलसीएम का एक सबसे मेन कंडीशन है ये, एलसीएम ऑफ AB is equal to C, that means C/A C/B should be integer, should be integer, लिख लीजिए। should be integer। छोटी छोटी बातें हैं, देखो ये हम इसलिए बता रहे हैं हर चैप्टर में काम आना है, इसलिए इसका नाम ही हम दे दिए चैप्टर का, बेसिक मैथ एंड लॉग। लॉग तो मान लो भाई है बड़ा टॉपिक है, पूरा अपने आप में एक चैप्टर है। सही यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। पढ़े हो, सुने होंगे, किस क्लास में था, 9th 10th 9th में रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम आप लोग 9th में पढ़े। ठीक है, जो भी आप लोग स्टेटमेंट लिखते हो, हम यहाँ जो काम का स्टेटमेंट है वो लिखवा रहे हैं, एक लाइन में लिखिए, इफ px is divided by x minus a, then remainder is pa। बोलो सहमत हो कि नहीं इस बात में? अगर px हम लिख दिए
px क्या है? पॉलिनोमियल। px क्या है? पॉलिनोमियल। तो अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर pa आएगा। यही रिमाइंडर थ्योरम था ना? यही था रिमाइंडर थ्योरम ना? रिमाइंडर थ्योरम में क्या हम डिवाइड करते थे? रिमाइंडर निकालने के लिए क्या डिवाइड करते थे? नहीं, रिमाइंडर थ्योरम इसलिए बनाया ही गया कि डिवाइड करने की जरूरत। बात समझ में आया? तो अगर px को x माइनस a से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? pa। मतलब अगर px को x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? p2। अगर px को x प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर p माइनस 2। ये बात रखना, इसी पे हमें तो क्वेश्चन कराना है। अभी देखना है 3 से 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने। ये बात एकदम जो हम बोल रहे हैं सीख लो। px को अगर x प्लस 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर p माइनस 4। बात समझ में आ रहा है? दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट लाइन में फैक्टर थ्योरम लिखो। इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन, कोई बता दे तो मजा आ जाए। यहाँ क्या लिखे? फैक्टर थ्योरम। इफ x minus a is a factor of px then what? हाँ क्या? हाँ एकदम वेरी गुड दोनों एकदम वेरी गुड। मतलब pa की वैल्यू 0। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। मतलब कहने का मतलब a यहाँ रख देंगे तो pa की वैल्यू क्या आएगी? अगर x प्लस 2 फैक्टर होता तो कौन 0 होता? अगर x प्लस 2 फैक्टर होता तो कौन? p माइनस 2 0। पक्का बात? ठीक है, धीरे धीरे आराम से, घबराना नहीं है, आप सीख जाएंगे। आप देखिए, लिख इसी पे एक छोटा सा बात और लिख दें, इसका भी यूज ये भी पढ़े आप लोग। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस, याद है? अगर हम बोले कि 16 को मान लेते हैं 3 से डिवाइड किए, 5 टाइम्स गया और रिमाइंडर 1 आया, तो हम आपसे पूछें 16 क्या है? डिविडेंड। 3 क्या है? डिवाइजर। भाई डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला, डिवाइड करने वाला। और कोसेंट क्या है? रिमाइंडर क्या है? कोई दिक्कत? सही है। तो ये 3 बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब इस पे क्वेश्चन हम कराते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन करना है। छोटा सा क्वेश्चन पहले आपके सामने, फिर जेई का क्वेश्चन। पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, देखते हैं कौन। इसमें हम स्पीड चेक करेंगे और अगले वाले क्वेश्चन में माइंड एंड स्पीड दोनों चेक करेंगे। लिखिए, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3x³ plus 4x² plus x plus 1 is divided by x minus 2। हम तो देखना चाहते हैं कि सबसे पहला जवाब किसका आता है। क्वेश्चन कोई जब नहीं, स्पीड मैटर है इसमें। कितना? 43। कितना? 43। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात थी कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो px है। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो px है और इसको कौन डिवाइड कर रहा है?
तो x माइनस 2 अगर डिवाइड कर रहा है तो बोलो भाई रिमाइंडर का नाम बताओ। P2। हाँ, रिमाइंडर क्या आएगा वो छोड़ो, रिमाइंडर का नाम क्या है? P2। ठीक, x माइनस 2 अगर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कौन? P2। तो 2 वैल्यू रख दो यहाँ पे। सॉल्व करने पे सबका आया क्या? पक्का? ये 8 3 जा 24, 4 4 जा 16, 2 1 3 40। अगला क्वेश्चन लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एकदम इसीलिए तो बना रहे, डिवाइड से बचने के लिए तो ये काम किया गया है ना। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, लिखिए सपोज, आराम से पहले क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सपोज px इज पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट, then remainder when px is, आराम से क्वेश्चन कंप्लीट करिए, px is divided by x minus 1 is 1 and 10, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, and 10 when divided by x minus 4 if Rx is remainder when divided by x minus 1 x minus 4 find R 2006। सोच लीजिए, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन। अब आपको लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि क्या लेक्चर होगा, आपको हम एकदम बेसिक्स लेंगे। आर ब्रैकेट में 2006 आपको हम एकदम बेसिक से पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हमारे लिए सब लोग एक समय। क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, आइए देखा जाए, सीखा जाए। लिखा है कि px एक पॉलिनोमियल है जिसका इंटीजर कोफिशिएंट है, मतलब ठीक है, कोफिशिएंट इंटीजर रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ पे बात समझना, बोल रहा है कि जो रिमाइंडर है, जब px को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? और 10 कब आ रहा है? जब x माइनस 4 से डिवाइड किया जा रहा है। और rx कब आ रहा है? ये और R 2006 की वैल्यू हमें निकालनी। 2 मिनट आपका सोच लीजिए, 2 से 3 मिनट आप अपना ले लीजिए, कुछ दिमाग लगा दीजिए। हाँ, पॉलिनोमियल px, वो हम तीनों केस में px दिखा दिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसका देखिए, जो इससे जो कंक्लूजन निकल रहा है वो हम लिख दे रहे हैं। पहले कंक्लूजन क्या निकल रहा है ये आप पहले, क्योंकि हमें क्वेश्चन भाई मिटाना होगा, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख दें, इस क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकल रहा है जिसको हम यूज करेंगे, ये हटाएंगे हम। लिख लिया आप लोग ना इसको। चलिए सुनिएगा, मेन बात देखिए क्वेश्चन करने का तरीका। px को डिवाइड कर रहे हैं, जब हम x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी गुड। तो पहली बात तो p1 की वैल्यू क्या? पक्का नहीं समझ में भाई?
पी एक्स को जब x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना P1 इज इक्वल टू 1, और 10 कब आ रहा है जब x माइनस 4 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर वेरी गुड। और Rx आ रहा है जब किससे डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर Rx आ रहा है जब x माइनस 1 और x माइनस 4 से डिवाइड हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? रिमाइंडर Rx आ रहा है जब किससे डिवाइड हो रहा है x माइनस 1 और R 2006 की वैल्यू हमें निकालनी चाहिए, तो याद ही रहेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, हटा दे क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन बस उतने में सिमट गया। चलिए अब देखो एकदम आराम से समझना, अगला क्वेश्चन तुम लोगों का है, ठीक सुनना। px को ये समझ में आ रहा है? एक चीज बताओ, अभी हम लोग सीखे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड मतलब px को सबसे पहले कौन डिवाइड कर रहा है x माइनस 1, तो डिवीजन की जगह कुछ ना कुछ कोसेंट आया होगा भाई, Q1 मान लिया, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। कोई दिक्कत? मामला यहाँ तक सही है? पहला इक्वेशन। दूसरा बताना px को अब कौन डिवाइड किया, तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा ही आएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 10। दूसरा इक्वेशन। अब बताना px को अब कौन डिवाइड कर रहा है कोसेंट कुछ ना कुछ आएगा, रिमाइंडर बोलो इक्वेशन नंबर सही है। अब देखो कॉन्सेप्ट का बात समझो, ये क्वाड्रेटिक है, ये मतलब समझ रहे हो, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है, तो जो डिवाइड कर रहा है वो क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर क्या होगा उससे कम होगा, लीनियर होगा। याद आया? जिससे डिवाइड करते हैं उससे डिग्री कम होती है, किसकी? रिमाइंडर। ज्यादा होगा तो फिर ना डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है डिवाइजर तो रिमाइंडर विल बी, अगर ये क्यूबिक है, अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है, मामला तय है, सही है। तो अच्छा कहोगे सर लीनियर क्या, उससे भी तो कम हो सकता है, यही पूछने वाली है। तो हम कह रहे हैं कि लीनियर होगा तो ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, तो अगर ax प्लस बी के फॉर्म में a b की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर a की वैल्यू 0 आ गई तो कांस्टेंट आ जाएगा, a की वैल्यू कुछ ना कुछ आई तो लीनियर होगा। मतलब पॉसिबिलिटी लीनियर की भी है और कांस्टेंट की भी है। तो हम लोग मानेंगे तो लीनियर को ना, अगर कांस्टेंट मान लेंगे तो लीनियर तो आ नहीं पाएगा, लेकिन लीनियर मानेंगे तो कांस्टेंट। तो फिर से सुनो, डिवाइजर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर लीनियर, और ये क्यूबिक है तो वो क्वाड्रेटिक, ये बाई क्वाड्रेटिक है तो वो क्यूबिक। एकदम टेंशन नहीं लेना है। देखो एक एक क्वेश्चन आप सीखेंगे आएगा, घबराना नहीं। देखिए अब इसी चीज को हम क्या लिख रहे हैं, देखो px इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 4 q3x rx की जगह पे ax प्लस b लिख दें तो कोई दिक्कत? ax प्लस b लीनियर ही तो है, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b तो होता है। ये क्वाड्रेटिक था तो x प्लस b लिखे, अगर ये क्यूबिक रहता तो यहाँ क्या लिखते? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, पक्का बात? ठीक है ना? अब सुनना, अब काम का बात है। फुट x इज इक्वल टू 1 फुट करो, ये पूरा का पूरा कहानी खत्म। यहाँ 1 फुट करने पे क्या आएगा? P1 और इधर पूरा क्या है a प्लस P1 की वैल्यू बता दो, पक्का? तो a प्लस b इज इक्वल टू, नहीं समझ में आया?
इसी को हाँ देख लो, x यहाँ 1 रखे तो ये p1 हो गया। अब 1 में से 1 गया 0, तो 0 को मल्टीप्लाई 0, कहानी खत्म, a इंटू 0 सही है। यहाँ तक कहानी क्लियर। अब तुम लोग समझ गए होगे, इतना तो चलाक हो, x नंबर क्या रखें 4, क्योंकि p1 दिया है फिर p4 दिया है और 4 पे तो 0 हो रहा है तो 4 रख दो। तो बोलो 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 p4 और ये पूरा का पूरा 0, बोलो बचा क्या p4 की वैल्यू 10 इज इक्वल टू, ये तुम लोग का तो पसंदीदा था एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों को सॉल्व करके क्या a b की वैल्यू में बता दोगे? ऐसे नहीं बताओ, अरे देख के ही बता दो। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू पक्का लिख दे 3, और बाकी लोग का सहमति इस पे है कि नहीं है? नहीं सहमति है कि नहीं है? तब अच्छा ये a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई। अब सुनना, a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई, बताना rx बताओ क्या होगा? ax प्लस b माने भाई, ax प्लस a की वैल्यू रख दो 3x माइनस एक वैल्यू 3b की वैल्यू। पूछा क्या है? R2000, तो x के प्लेस पे याद रखोगे कि नहीं? 3 इंटू 2006 माइनस कितना? बोलो कोई कष्ट? सही समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आराम से। हाँ लिखे यही ना? RX कोई तो x प्लस b माने, RX कोई क्या माने? x प्लस। अभी तो पूरा डिटेल में समझाए, तुम लोग टारगेट हिट कर लियोगे। हम लोग को करना क्या है? हम लोग को ये लास्ट स्टेप लेके चलना है। अब 1 पुट किए 4 पुट किए, अब जितना जल्दी कैलकुलेशन करो। ये रिमाइंडर फिनम से देखो क्वेश्चन उठाया है कि पूछा वो क्वेश्चन 9 का टॉपिक है। अगले क्वेश्चन के रेडी हो? बोलो चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए आराम से, इसको लिख लीजिए और किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ भी लीजिए। एक कॉपी अलग से बना लीजिए, नोट्स एकदम जरूर बनाना। ये नोट जो बनाए हैं ना, मतलब समझ लो कई कोचिंग मिला के नोट्स सब अपडेट किए, कई कोचिंग नोट्स मिला के, मतलब कोई भी चीज छूटेगा नहीं, कोई भी चीज। हाँ ये हम बनाए ऐसा ऐसा करीबन 20 फाइल बना चुके हैं। फाइल में अलग बता देते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट बीट करना है इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 1 2 तो ऐसे ही होगा। रखें अगला क्वेश्चन। हटा रहे हैं, हो गया ना? लिख लो लिख। लिखो भाई, if px is equal to x to the power 135, थोड़ा एक मिनट थोड़ा इस साइड से लिखें, नहीं तो लिखेगा। हाँ, if px
इज इक्वल टू x टू द पावर 135 प्लस x टू द पावर 125 प्लस x टू द पावर 115 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1. If px is divided by x cube minus x, then the remainder is Rx. Find R10. चलिए 3 से 4 मिनट आपका दिमाग लगाइए, सोचिए. शुभम सिंह आएगा, शुभम सिंह, कार्तिकेय, शिवाकांत, अभिनव, अनुष्का, कार्तिक, आकांक्षा, आकांक्षा कलसी, रोहित, अखिलेश, ज्योति, ज्योति मौर्य, अभिषेक, अभय, नमन, नितेश, नितेश, शिवानी, सुहानी, किशन, नित्यानंद, राकेश, गोविंद, क्या नाम है? Jessica, Atul. चलिए आइए लगाते हैं ना, आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं. देखिए यहाँ पे हिट कर रहा है आप लोगों को, हम लोगों का टारगेट है कि इस लाइन को कैसे लिखें. पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स. पी एक्स को कौन डिवाइड कर रहा है? तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? आर एक्स आ रहा है. क्वेश्चन कुछ ना कुछ आया होगा, हमसे कुछ मतलब नहीं उसका, बस क्यू एक्स मान लो. तो क्या ये लाइन हम सही लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पी एक्स is equal to x cube minus x qx plus rx. इस लाइन से सहमत है कि नहीं आप? यस यस. ये आपको काफी पे आया भी होगा. अगला काम क्या करना था आप लोगों को, शायद आप लोग सोच पाए होंगे कि नहीं. x क्यूब माइनस x को फैक्टराइज कर लेते हैं. x कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और फिर x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 x प्लस 1 लिख दें.
तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस वन एक्स प्लस वन लिख दिए। बोलो कोई समस्या नहीं समझ में आई? और qx प्लस, सही है। अब ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, x के जगह सबसे पहला चीज क्या पुट करें? पहला बता दो, जीरो। जीरो पे ही काम तमाम। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पी जीरो और उधर आर एक्स। और कोई आर एक्स हमें बता दे तो मजा आ जाए। आर एक्स क्या होगा? हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अच्छा देखते हैं आर एक्स क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, क्योंकि ये तो ये बात मान लो, नहीं मान लो तो अच्छा सुनना। तो अब सुनो, तो x के प्लेस में जीरो रखे तो ये p जीरो हुआ, ये पूरा जीरो हुआ, और यहाँ जीरो रखने का मतलब इसमें जीरो रखना, तो c की वैल्यू आ गई। तो p जीरो इज इक्वल टू, अब p जीरो की वैल्यू कैसे पता लगेगी? यहाँ पे px क्यों दिया है कि तुम p जीरो निकाल सको। तो x की जगह जीरो यहाँ रखो भाई, कितना बचेगा? तो c की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? नहीं समझ। अगला टारगेट पुट x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या? p1 इनका काम खत्म। यस सर। उधर बताओ सर a प्लस बी प्लस p1 की वैल्यू बोलो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, सही है? पक्का ना? हाँ अभी हम लोग करेंगे, अभी वो खेल खेलेंगे, अभी पहले आगे चलो। x की जगह क्या रखे? -1, तभी ना जीरो होगा। जीरो ना करना आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? p -1 इज इक्वल टू, ये पूरा जीरो, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस से कैसे होगा भाई? -1 का स्क्वायर आजकल 1 ना चल रहा है, तब ये -b प्लस, सही है? a -b प्लस c। अब p -1 मतलब x यहाँ पे -1 रखना है। अब आओ रखो, -1 रखोगे तो क्या आएगा? क्योंकि पावर ऑड है तो -1 प्लस 1 गया। यहाँ -1 रखो, तीनों ऑड है तो -3, तो -3 इज इक्वल टू a - b प्लस। बोलो कोई समस्या? आया था? सही था? समझ में आया कि नहीं आया? आया? ठीक, लिख लीजिए तीनों का वैल्यू। और कोई हमें ABC का वैल्यू बता दे तो हो जाएगा। A का वैल्यू कितना? देख लो कितना है, बताओ। C का वैल्यू तो दिख ही रहा है। A B का वैल्यू, A का वैल्यू A0 B4। देखिए भाई, आप ही लोग में से किसी एक का आंसर आया है A0 B4 C1। क्या सभी लोग इससे सहमत हैं? इसको लॉक कर सकते हैं हम लोग? हम पहले ही लॉक कर दिए। अब बताओ Rx का वैल्यू पूछ, R10 पूछ रहा है। अब बताना Rx को माने कितना हो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, तो Rx क्या होगा? एक वैल्यू जीरो, तो काम खत्म। अब देखो, ये देखो क्वाड्रेटिक था, लेकिन एक वैल्यू जीरो क्या मतलब लीनियर आ गया। मतलब रिमाइंडर ऐसा नहीं कि डिवाइजर क्यूबिक है तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक ही आएगा। वो तो हम लोग क्वाड्रेटिक लिखे ना, क्योंकि हो सकता भाई देखो हट गया क्वाड्रेटिक, हट गया लीनियर आया, इससे कम आता है। हाँ मैक्सिमम वाला वो लिखते हैं पॉसिबिलिटी देखने के लिए। तो ये जीरो हो गया, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू R10 पूछ रहा है। अच्छा R11 पूछता तो पूरा फिर से करते,
अगला रखें क्वेश्चन। नेक्स्ट जवाब दोगे? तीनों क्वेश्चन पूछा है, जब उसको तो रिपीट किया कि नहीं रिपीट किया? टाइप रिपीट करता है, सेम डिजिट इधर उधर करेंगे। आप लोग कौन सी प्रोवाइड कराएंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर राइट? तो प्रैक्टिस नहीं करो तो सब भूल जाएंगे। √2 √6 का एलसीएम और √2 √4 का एलसीएम, √2 और √4 का रेशनल, अच्छा रेशनल और इरेशनल का एलसीएम। तो √2 √4 क्या है? रेशनल और इरेशनल तो है। सही है नहीं है? √4 मतलब 2। रेशनल और इरेशनल मिला दो तो क्या बनेगा? रेशनल और इरेशनल मिला दो तो क्या बनेगा? अच्छा एक बड़ा मजेदार बात बताते तुम लोगों को, ये अभी बताएं, आगे दिमाग में सुन लो फिलहाल। रेशनल और इरेशनल के पीछे रिसर्च हुआ और रिसर्च हो गया, कंक्लूजन निकला बड़ा मजेदार। अच्छा बताओ 2 और 3 के बीच में कितने नंबर? इनफाइनाइट नंबर। तो हम तुमसे अगर पूछे कि 2 के जस्ट बाद का नंबर बताओ तो बता दोगे? 2 के जस्ट बाद नहीं बता सकते। और कैसे था 2.1 हम करेंगे 2.01, कोई जगह 2.001 बात कहते रह जाओगे तो नंबर कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन एक रिसर्च में बड़ा मजेदार बात सामने आया। क्या है कि Q and Q dash are alternate to each other, मतलब आप आगे का नंबर भले ना बता पाए लेकिन ये फिक्स कर दिया है कि अगर एक रेशनल है तो आगे वाला इरेशनल होगा, इससे हो 2 के जस्ट बाद का नंबर तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन ये जान के जाओ कि 2 के जस्ट बाद का नंबर इरेशनल है, क्योंकि 2 बात मजेदार है कि नहीं है? रिसर्च से पता है भाई, जो रिसर्च किया वो भी आईआईटी में बैठा है, किसी कॉलेज में जो रिसर्च नहीं किया वो भी बैठा है। तो हम लोग बिना रिसर्च किए वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि हम लोग 12th के बाद पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रखते हैं? यस लिखिए, मतलब है बहुत डिटेल उसका। लिखिए, अब तो इसका आंसर आपसे चाहिए भाई। 2 क्वेश्चन हम बता चुके। एक px is divided by x minus 1, then remainder is 5, and when divided by x plus 2, then remainder is minus 1. Find remainder when px is divided by x minus 1 x plus 2. If px is divided by x minus 1, the remainder is 5. When px is divided by x plus 2, remainder is minus 1. Then find remainder when px is divided by x minus 1 x plus 2. करिए, ये आपकी तरफ से आना चाहिए भाई।
बताइए। रिमाइंडर एक्स देखते हैं तुझसे कुछ सहमत है नहीं। टू एक्स प्लस थ्री, तीन लोग का टू एक्स प्लस थ्री, चार लोग का। भाई देखिए, जिस चीज़ का आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेहनत की जरूरत है, तो मेहनत बहुत करना है हम लोगों को। डेली आप लोग क्लास में आए तो पिछले क्लास का एकदम अच्छे से रिवीजन करके आए, ये जरूरी है। लिखा है कि जब px को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो तुमसे बोल दिया इनडायरेक्टली कि p1 की वैल्यू 5 है। अगर x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि p1 की वैल्यू 5 है। और जब x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर माइनस 1 आ रहा है, मतलब वो तुमसे ये भी बात बता दिया इनडायरेक्टली कि p माइनस 2 की वैल्यू माइनस 1 है। और जब डिवाइड कर रहे हैं तो पूछ ही रहा है रिमाइंडर, मतलब rx आपसे जानना चाह रहा है। जब हम x माइनस 1 x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आइए देखा जाए कैसे लगेगा। देखिए px इज इक्वल टू, जब px को हम लास्ट में क्या स्टेटमेंट दिया है, जब x माइनस 1 और x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो भाई जब इससे डिवाइड करेंगे कोसेंट और रिमाइंडर आएगा। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारा डिवाइजर जो है वो क्वाड्रेटिक है तो भाई रिमाइंडर लीनियर। तो rx को अगर हम लिख दें ax प्लस b तो गुना नहीं ना मानोगे। अब बताओ x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा p1, और ये पूरा जीरो पूरा क्या बचेगा, सही है, पक्का बात। अब p1 की वैल्यू कितनी है, तो 5 इज इक्वल टू पहला इक्वेशन, सही है। अगर हम ये माइनस 2 पुट कर देंगे x के प्लेस पे, तो यहाँ माइनस 2 पुट कर देंगे, ये पूरा जीरो, माइनस 2 है प्लस, अब p माइनस 2 की वैल्यू कितनी, माइनस 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू, बोलो कोई दिक्कत क्या? ये दोनों सॉल्व करके a b की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3। सब लोग सहमत हैं? यस सर। अगर ये है तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। रिमाइंडर हम लोग क्या माने, ax प्लस b, तो ax प्लस 3x प्लस 2। बोलो भाई कितने लोग का सही था? इधर ठीक, वेरी गुड। सीधे आता है एक छोटा सा टॉपिक हम लोग अभी 10 मिनट और स्टार्ट कर पढ़ लेंगे। छोटा सा टॉपिक ये हो, रेशियो के बारे में जानकारी देता है। रेशियो तुम लोग पढ़े ही हो, रेशियो प्रपोर्शन पढ़े हो, रेशियो प्रपोर्शन में पढ़े हो, किस क्लास में पढ़े हो? 8 में पढ़े हो। अब देखो उससे चीज़ें तुम लोग सिखाते हैं, बड़ी काम का चीज़ है, मतलब 3 इक्वेशन पूरा उससे सॉल्व हो, बहुत अच्छा। लेकिन हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए के मेथड, हम लिख दे रहे हैं, रुकिए बता।
देखिए काम का चीज, इस पे क्वेश्चन भी आया है। लिखिए के मेथड, यही है, ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रेशियो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मतलब ये हमारा नाम बनाया हुआ है के मेथड बता रहे हैं। ये मेथड हम कब लगाएंगे, मतलब अगर आपको एक लाइन में एक इक्वल टू से ज़्यादा इक्वल टू दिख जाए, एक लाइन में एक इक्वल टू से ज़्यादा इक्वल टू दिख जाए, 2 इक्वल टू दिख जाए, 3 दिख जाए, 4 दिख जाए, एक से ज़्यादा, तो कौन सा मेथड? अच्छा सुनिए, जैसे ये है क्या, हम कह रहे हैं कि अगर a बाई बी, b बाई सी, या s छोड़ो, p बाई क्यू, r अपॉन s, सही है, ये चीज है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू k मान सकते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या मान सकते हैं? k, और यहाँ से a b r की वैल्यू निकाल सकते हैं k के टर्म में। a जैसे अब इसको अगर हम k सपोज कर लिए, तो a की वैल्यू बताओ, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको मत देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर यहाँ से p की वैल्यू पूछे और r की वैल्यू पूछे, सही है, इसी को सिंपल सा के मेथड बोलते हैं। इसका यूज कैसे करेंगे ये हम लोग को सीखना है। अच्छा, और दूसरी बड़ी बहुत मजेदार बात कि अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको और किसके इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इस चीज को जानते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस पी प्लस आर अपॉन b प्लस क्यू प्लस s। कहोगे ऐसे कैसे लिख दिए सर, आइए प्रूव कर लिया जाए। सुनो, इसको हम लोग क्या माने, तो भाई इसकी वैल्यू भी k आएगी तभी तो इक्वल माना जाएगा। अगर इसको हम लोग k माने हैं तो इसकी वैल्यू भी तो k आनी चाहिए। अच्छा, तो अगर इसकी वैल्यू k है, सुनना, सुनो 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 सुनो, अगर इसकी वैल्यू k है तो a की वैल्यू बोलो, p की वैल्यू बोलो, r की वैल्यू बोलो, पक्का? a p r की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, a की वैल्यू बोलो, p की वैल्यू, r की वैल्यू, अपॉन में बोलो, कॉमन बोलो, कॉमन 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 लिए के बचा क्या, और नीचे भी कट के बचा, समझ गए समझ गए? अच्छा अच्छा, ये सोचो सोचो, अगर 5 बाई 10 है तो क्या इसको 1 बाई, यस सर, नहीं लिख सकते? अब मजेदार बात सोचो, ये वाला रूल इसमें लगाने जा रहे हैं, बोलना ऊपर जोड़ो नीचे जोड़ो, बराबर है कि नहीं है? सही है कि नहीं? तो तीनों जोड़ के लिख सकते हैं। और अंदर का बात समझो, और मजेदार बात इसमें कि इसको ऐसा नहीं कि जोड़ी के लिख सकते हो, किसी से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख, हम वर्ड क्या यूज किए कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देखना, अगर तुम्हारा मन करे, सुनो, तुम्हारा मन करे कि सर हम 5 में 2 से इंटू करेंगे तब 1 जोड़ेंगे, तो हम कहेंगे भाई तुम 5 में 2 से इंटू करके 1 जोड़ो, तो यही काम नीचे भी करना, बस इतना ही हम कहेंगे। तुम अपने मन का एक काम किए, हम कह रहे यही काम नीचे भी करना, तो जरा 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 जोड़ो, तब इसमें भी जोड़ो, 2 से मल्टीप्लाई, बराबर है कि नहीं? यस सर, बोलो। तो मतलब किसी भी फ्रैक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये तो हम लोग लिख ही रहे हैं, अगर तुम्हारा मन करे कि सर इसमें हम 2 से इंटू कर दें, इसमें 3 से कर दें, इसमें 4 से कर दें, तो बिल्कुल करो, लेकिन यही काम नीचे ही करो। नहीं समझ में आया? पक्का? मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, देखिए 2 इंटू 5 प्लस 1 की। अच्छा, इसको भी प्रूव कर लो, प्रूव कर दें क्या? यही चीज, a की वैल्यू, b के p की वैल्यू, q के r की वैल्यू उठा के रख दो, k आ जाएगा। समझ में आया? बोलो, 2 क्वेश्चन कराना है इसको, लिखो लिखो।
तो यहाँ से एक नोट पर के लिख लो, नोट कि hence it can be stated that each ratio A by B, C by D, E by F equal to their linear combination। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ये लिख दिए कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर को जोड़ दो, किसी से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। अच्छा माइनस कर देता भाई, तब भी कर सकते हो, जोड़ना अपने आप में माइनस कर जाएगा भाई। हम कहें 2 में 3 जोड़ो, 2 में 3 ऐड करो, हम कहें 2 में 3 माइनस करो, तो माइनस करना तो ऐड हुआ, प्लस माइनस में लगा कर दिया, जो काम प्लस के लिए वही काम माइनस के लिए। तो चलिए टाइम का तो फुल यूटिलाइजेशन, हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन, टाइम का तो फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। इसके लिए आप लोग को देखिए कुछ बच्चे किसी रीजन से लेट हो गए हो, लेकिन 3 बजे से क्लास है, 2:55 तक तो आगे बैठ ही जाएंगे। ठीक है, टोटल 260 घंटे लगेंगे आपको पूरा जेई का कोर्स कंप्लीट कराने, 260 घंटे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर टाइम देना होगा, हर चीज यूटिलाइज, नहीं तो फिर टाइम आगे बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोग को हम वो भी एक अभी हम आपको पीडीएफ या जो भी कल लिखवा देंगे, किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, किस चैप्टर में हम कितना घंटा पढ़ाएंगे, वो हर चीज आपके पास इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। लिखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ वी हैव, लिखिए if we have, लिखो भाई लिखो, A by B is equal to C by D, A by B is equal to C by D, then A square plus B square upon C square plus D square is equal to, first option 1/2, second option A plus B upon C plus D, third A minus B upon C minus D, and fourth AB upon CD। बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन लगाना चाहेंगे आप लोग? एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो A upon B plus C, B upon C plus A, C upon A plus B, ऑप्शन 0, 1, 1/2 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये दो होमवर्क दे दे क्या? फर्स्ट का बी, फोर्थ। चलिए ये आपके लिए होमवर्क में गया, लेकिन सेकंड का तो देख के बता सकते हो। सेकंड का तो देख के बता सकते हो। सेकंड का क्या है? नहीं समझ।
अरे लीनियर कॉम्बिनेशन ऊपर वाला ऐड करो तो क्या आएगा और नीचे क्या आएगा 2a plus 2b plus 2c तो 2 कॉमन लोग a plus b plus c कटेगा नहीं समझ Yes, sir. आ गया सर 1 by 2 आया Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन होमवर्क में गया Yes, sir. लिख लो Sir, hint बता दो. हिंट में लीनियर कॉम्बिनेशन एक ये